प्यारे बच्चों, अब जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 2 है, दूसरा टॉपिक है। जैसा कि आप लोगों को विषय सूची में बताया गया था कि अध्याय 1 में जो था आपका व्याकरण, भाषा, बोली और लिपि, जो आपको पिछले वीडियो में बताया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देखिए। और व्याकरण अगर आप लोग को अच्छे से पढ़ना है तो कंटिन्यू पढ़िए, अध्याय 1, 2, 3, 4 ऐसे करके पढ़िए। ये नहीं कि कहीं से कहीं मतलब कोई भी अध्याय निकाल करके हम पढ़ लिए तो वैसे पढ़ने में आप लोग को अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अगर आप कंटिन्यूअस होकर के पढ़ते हैं, पार्ट बाय पार्ट पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग को ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा आप लोग के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है हम लोग के लिए अध्याय 2 जो है, उसमें आप लोग को पढ़ना है वर्ण विचार। क्या पढ़ना है? वर्ण विचार, मतलब वर्ण के बारे में हम लोग को पढ़ना है। वर्ण किसको कहते हैं, वर्ण जो होता है उसको किसको कहते हैं? वर्ण जो होता है बच्चों, वो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, जिसको हम अक्षर भी बोलते हैं। ठीक है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। जैसे अ, आ, हर्षई दीर्घई, ये सब जो भी है ये सब वर्ण है। ठीक है, अ, आ, हर्षई दीर्घई, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, ज, ञ, ये सब जितना भी है ये सब आपका वर्ण है। समझे? ये टोटल सब मिला करके जो है वो आपका 52 है। अब बताइए आप ही, क हम लिख दिए, क को हम कैसे तोड़ सकते हैं? अ को कैसे तोड़ सकते हैं? और तोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखे हैं फल, तो फल लिखे, ये तो आपका शब्द बन गया, इसका अर्थ भी निकल रहा है, शब्द बन गया। इसको हम तोड़ सकते हैं, फ और जोड़ ल, फल हो गया। लेकिन अगर हम और तोड़ने के लिए अगर कहेंगे फ को तोड़िए, ल को तोड़िए, क्या इसको तोड़ा जा सकता है? नहीं तोड़ा जा सकता है। तो इसी को हम कहते हैं वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, न्यूनतम इकाई होती है वर्ण, जिसका खंड या टुकड़ा हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और हिंदी भाषा में जो है वर्ण की संख्या कितनी है? 52 है, याद रखिएगा। हम लोग जानते हैं वर्ण के भेद के बारे में। वर्ण के भेद, वर्ण के 2 भेद हैं। वर्ण के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। पहला है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। पहला है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। इसको 2 भागों में बांटा गया है वर्ण को। वर्ण के भेद, पहला है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण जो होता है, स्वर वर्ण, इसको स्वतंत्र रूप से उच्चारित हम लोग करते हैं। इसको जो है स्वतंत्र रूप से उच्चारित करते हैं, जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोली जाती है। हम आगे समझाते हैं कि इसका मतलब क्या है, आप लोग समझ जाइएगा। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से हो, मतलब ये इस वर्ण का उच्चारण करने के लिए हम किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित इसको हम करते हैं, स्वतंत्र रूप से हम बोलते हैं। समझ में आया? अन्य वर्ण की सहायता, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है, मतलब किसी और वर्ण की सहायता से नहीं होता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होता है। स्वर वर्ण की संख्या जो है वो हिंदी में 11 होता है। स्वर याद रखिएगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि स्वर वर्ण कितने हैं, व्यंजन वर्ण कितने हैं, टोटल वर्ण कितने हैं, ये सारा कुछ पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, स्वर वर्ण में हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या जो है 11 है, जिसमें से आपका अ, आ, हर्षई दीर्घई, हर्षौ, दुर्गौ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये सारा जो है आपका स्वर वर्ण है। इसको आप गिन लीजिए, 11 गो होगा। 2 गो बचता है, जो 2 गो बच रहा है वो है अंग, अह। ये जो है ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है, इसको अयोग्य वाह कहते हैं। इसको अलग से हम रखते हैं, इसके बिना भी हम कार्य कर सकते हैं। अगर अंग, अह नहीं भी है फिर भी हम कार्य कर सकते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम आगे उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है अब स्वर वर्ण के भी भेद होते हैं। ये जो हम लोग स्वर वर्ण पढ़े हैं, स्वर वर्ण, अब इसका भी भेद होता है। वर्ण के 2 भेद, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण किसको कहते हैं? जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से उच्चारित होता है या बोला जाता है। ठीक है, उसको स्वर वर्ण कहते हैं। उसकी संख्या 11 है। अ, हर्ष दीर्घ, ए, ऐ, ओ, औ, औ तक है, ये हम समझ चुके हैं। अब स्वर वर्ण जो हम लोग पढ़े हैं, इसका भी 3 भेद होता है, जिसमें से पहला होता है ह्रस्व स्वर, फिर होता है दीर्घ स्वर और होता है प्लुत स्वर। 3 भेद होता है स्वर वर्ण का। ठीक है, ये आप समझ चुके हैं। आगे हम लोग समझते हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो, जिन वर्णों का उच्चारण जो है स्वर वर्ण की सहायता से हो, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब ये क्या हो गया? स्वर वर्ण की सहायता से कैसे हो रहा है?
अब समझिए व्यंजन वर्ण जो है वो क से चालू होता है। कहाँ चालू होता है? क, ख, ग, घ, अंग। अब जब हम क बोलते हैं तो क में आपको अ की ध्वनि आता होगा। क जब बोलिएगा तो अ की ध्वनि आता है लास्ट में, क अ आ रहा है ना लास्ट में। तो स्वर वर्ण की सहायता से हम उसका उच्चारण कर रहे हैं। व्यंजन वर्ण का उच्चारण, जैसे हम च बोले, च लास्ट में क्या आया? अ। त बोले लास्ट में क्या आया? अ। प बोले लास्ट में क्या आया? अ। तो इसका जो उच्चारण है, व्यंजन वर्ण का जो उच्चारण है, वो हम स्वर वर्ण की सहायता से करते हैं। उसका सहायता लिए बिना हम उसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं व्यंजन वर्ण का। यही स्वर और व्यंजन में अंतर है, डिफरेंस है। ठीक है, स्वर वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जाता है और व्यंजन वर्ण जो है वो स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब देखिए हिंदी में व्यंजन वर्ण जो है आपका, हिंदी में व्यंजन वर्ण जो है वो 33 है। याद रखिएगा आप, कितना है? 33 है। क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द न प फ ब भ म य र ल व तालम स दं स दं स ह। समझ में आ गया? ये सब जो भी है ये सब आपका जो है व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद होते हैं। अब व्यंजन वर्ण जो होता है उसका भी 3 भेद होता है, जिसमें से आपका होता है स्पर्श व्यंजन। जैसे इसमें आपका 3 भेद था ना, स्वर वर्ण का 3 भेद था, हर स्वर, दीर्घ स्वर, पुरुष स्वर। वैसे ही व्यंजन वर्ण का भी अब 3 भेद होता है, जिसमें से स्पर्श व्यंजन है और अंतस्थ व्यंजन है और उष्म व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। ठीक है, अब ये सब के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले जो छूटा हुआ यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, गौर कर सकते हैं, यहाँ अंग अह छूटा हुआ है और यहाँ पे ह तक लिखे हैं, लेकिन अक्षर तर ज्ञ स्र नहीं लिखे हैं। ये 4 वो यहाँ पर भी वर्ड छूटा, लेटर अक्षर जो है छूटा हुआ है। ठीक है, इसको कहाँ पे रखा जाता है? इसको अलग से सेपरेट करके रखा गया है। ठीक है, इसको अलग से सेपरेट करके रखा गया है और उसको क्या कहते हैं वो चीज हम लोग यहाँ पे समझते हैं, आगे हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए अयोग्य वाह, अंग अह, अंग और अह जो है तो अयोग्य वाह कहते हैं। यह ना तो स्वर होता है और ना ही ये क्या होता है? व्यंजन होता है, लेकिन इसके बिना भी काम चल सकता है। अगर ये नहीं भी हो फिर भी काम चल सकता है, मेरा सारा काम हो जाएगा, काम नहीं रुकेगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद है संयुक्त व्यंजन, अक्षर, तर, ज्ञ और स्र। अभी बताए थे 4 गो लेटर छूटा हुआ है, 4 अक्षर छूटा हुआ है, वो है अक्षर, तर, ज्ञ, स्र। ठीक ना, इसको संयुक्त व्यंजन के अंदर में रखते हैं, इसको अलग से सेपरेट करके रखा हुआ है। अगर अक्षर, तर, ज्ञ, स्र के बारे में अगर पूछा जाए हम बोल देंगे कि ये संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन है। और अगर व्यंजन वर्ण के बारे में बोला जाए तो ह तक आता है। ठीक है, इसको अलग से हम लोग रखते हैं, इसको हटा करके संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत। आगे हम लोग देखते हैं। अब हम समझते हैं स्वर वर्ण के बारे में। स्वर वर्ण के बारे में तो हम लोग उसका परिभाषा देख चुके हैं। परिभाषा देखे थे, क्या परिभाषा था? जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ये तो हम लोग देख चुके हैं, लेकिन हम लास्ट में क्या देखे थे उसमें कि इसका 3 भेद था, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुरुष स्वर। अब इस तीनों के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसको जो बांटा गया है उच्चारण के समय के आधार पर बांटा गया है। मतलब कि किस वर्ण का, स्वर वर्ण का उच्चारण जो है, उस उच्चारण करने में जो है कितना समय लगता है, उसके आधार पर इसको बांटा गया है, समय के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं स्वर वर्ण के मुख्य रूप से 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, पुरुष स्वर है। इन भेदों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। मतलब कि इस वर्ण को बोलने में जो समय लगता है उसके आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, पहला क्या है? ह्रस्व स्वर है। देखिए इसमें समय कैसे इसमें लगा है, ह्रस्व स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, सबसे कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर के उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है। समझ में आ रहा है बात? जैसे अ, हर्षहि, हर्षहु, री, एक एक को छोड़ करके हम आगे बढ़ेंगे। अ लिए, आ को छोड़ दिए, हर्षहि लिए, दीर्घई को छोड़ दिए, हर्षहु लिए, दीर्घहु को छोड़ दिए, री लिए।
ये चारों जो है आपका ह्रस्व स्वर के अंदर आता है और इसको उच्चारित करने में, इसको बोलने में बहुत कम समय लगता है। बस यही इसका परिभाषा है। उसके बाद दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर। उसके बाद क्या है? दीर्घ स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक यानी दुगुना समय लगता है। मतलब ये ह्रस्व स्वर जो यहाँ पे हम देखे हैं, इसके उच्चारण करने में जितना समय लगता है, ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है उसका दोगुना समय लगता है किसमें? दीर्घ स्वर के उच्चारण करने में। समय के आधार पर बांटा गया है, हम बोल रहे हैं ना आपको, समय के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में दोगुना समय लगता है। किससे? ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर जैसे अ पढ़ने में जितना समय लगेगा उससे दोगुना समय लगेगा आ बोलने में। इसका जो उदाहरण है वो है आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सब जो है ये आपका इसका उदाहरण है। किसका? दीर्घ स्वर का। दीर्घ स्वर का उदाहरण है आ, दीर्घई, दीर्घहु, ए, ऐ, ओ, औ। ये दीर्घ स्वर का उदाहरण है और दीर्घ स्वर को उच्चारण करने में, बोलने में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है। वही इसका परिभाषा है। अब प्लुत स्वर के बारे में हम लोग जानते हैं। प्लुत स्वर क्या होता है? इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगता है। दीर्घ स्वर में कितना गुना लग रहा था? दोगुना लग रहा था। किससे? ह्रस्व स्वर से। इसमें ह्रस्व स्वर से जो है ना, ह्रस्व स्वर से, इससे ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, तिगुना समय लगता है प्लुत स्वर को बोलने में। समझे? इनका आगे देखते हैं क्या है। इनका प्रयोग मुख्य रूप से संस्कृत में होता है। मतलब प्लुत स्वर जो होता है इसका प्रयोग मुख्य रूप से संस्कृत में होता है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? जैसे हम बोले ओम, तो ओम तुरंत तो नहीं बोल दिए, हम बोलते ओम। जैसे हम अ बोले, अ कम समय लगा, आ बोले दोगुना समय लगा, ओम बोले तिगुना समय लगा। अ जो हुआ ह्रस्व स्वर हो गया, आ जो हुआ दीर्घ स्वर हो गया, ओम जो हो गया प्लुत स्वर हो गया। जैसे कोई बच्चा रोता है, रोता है, तो वो जो स्वर निकाल रहा है उस स्वर को हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हम कहते हैं सुनो, सुनो गांव वालों, जागते रहो। इसमें कौन सा स्वर निकल रहा है? प्लुत स्वर निकल रहा है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस जो है कोई भी ध्वनि जो है निकलते जा रहा है और ह्रस्व स्वर से तिगुना समय ले रहा है। समझ में आ रहा है? इसको हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। तो मतलब स्वर वर्ण को जो है, स्वर वर्ण का जो 3 भेद है उसको समय के आधार पे बांटा गया है और यही है समय। समझ में आ गया है? आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आपका है व्यंजन वर्ण। हम बता चुके थे पिछले स्लाइड में, आप लोग को बताए हैं। स्वर वर्ण का 3 भेद तो था, वो तो हम बता दिए, डिस्कस कर चुके हैं। व्यंजन वर्ण का भी जो है 3 भेद होता है, वो भी हम आप लोग को बता दिए हैं। जिसमें से स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, उष्म व्यंजन है। तीन व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद होता है। ठीक है, इसको जो है, जैसे उसको स्वर वर्ण को जो है हम लोग बांटे थे किसके आधार पे? समय के आधार पे। लेकिन व्यंजन वर्ण को जो हम बांट रहे हैं उच्चारण के स्थान के अनुसार बांट रहे हैं। हम कुछ वर्ण को जो है नाक से बोलते हैं, कुछ वर्ण को जो है गला से बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं, कुछ वर्ण को जो है तालु से बोलते हैं, कुछ वर्ण को दंत से बोलते हैं, कुछ वर्ण को मूर्धा से बोलते हैं। तो उसके आधार पर जो होता है व्यंजन वर्ण को बांटा जाता है और 3 भाग में बांटा जाता है। पहला होता है स्पर्श, अंतस्थ और क्या होता है? लास्ट में उष्म व्यंजन होता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? उच्चारण के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। उच्चारण के स्थान, कहां से वो ध्वनि निकल रहा है, शरीर के किस भाग से वो ध्वनि निकल रहा है, उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। जैसे कि कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। होठ के मदद से भी कुछ अक्षर जो है जिसको हम बोलते हैं, वो आगे हम देखेंगे कि किस अक्षर का उच्चारण कहां से होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में। स्पर्श व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हवा मुख से किसी विशेष भाग, जैसे कंठ,
तालु, मूर्धा, दांत और या होठ को छूकर बाहर निकलता है। मतलब ऐसा वर्ण, ऐसा व्यंजन वर्ण, ठीक है, जिसका उच्चारण करते समय हवा जो है, हवा टच होकर के निकलता है। कहां से टच होता है? तो टच होता है आपका कंठ से टच होगा, कंठ से टच होकर के निकलेगा, तालु से टच होकर के निकलेगा, मूर्धा, मूर्धा मतलब नीचे वाला जो जीभ के नीचे होता है उससे टच होकर निकलेगा, दांत से टच होकर निकलेगा, होंठ से टच होकर के निकलेगा। तो उसको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। जैसे कवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, पवर्ग। इसका मतलब क्या है ये समझ जाइए। हम बताए क वर्ग, क वर्ग का मतलब हुआ क ख ग घ अंग, टोटल क का वर्ग, मतलब क वाला जितना भी उसका, क वाला जितना भी आता है वो पूरा, क ख ग घ अंग, ठीक है, ये सारा आता है क वर्ग में। उसी तरह है आपका चवर्ग, चवर्ग, उसके बाद है टवर्ग, ठीक है, उसके बाद आपका है तवर्ग, तवर्ग, उसके बाद होता है पवर्ग। मतलब पवर्ग का मतलब हो गया प फ ब भ म, तवर्ग का मतलब थ थ ध न, टवर्ग का ट ठ ड ध न, चवर्ग का च छ ज झ य। समझ में आ रहा है बात? ये सब जो है आपका आ जाता है किसमें? स्पर्श व्यंजन में आ जाता है, स्पर्श व्यंजन में आ जाता है। आप देखिए कवर्ग में 5 होता है, चवर्ग में भी 5 होता है, टवर्ग में भी 5 होता है, तवर्ग में भी 5 होता है, पवर्ग में भी 5 होता है। तो ये पांचों में 5-5 होता है, तो 5 कितना हुआ? 25। इसीलिए इसकी संख्या जो है कितना है? 25 है। तो स्पर्श व्यंजन जो है इसकी संख्या कितना है? 25 है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन जो होता है उसको वो होता है य और ल, इसकी संख्या 4 है। ये याद रख लीजिएगा, मात्र बस इतना ही। उष्म व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख से विशेष घर्षण के साथ गर्मी निकलती है, ठीक है, या हम कह सकते हैं ऐसा व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में मुंह से जो है गर्म भाप या गर्म हवा निकलता है, उसको हम कहते हैं उष्म व्यंजन। उष्म का मतलब क्या है? उष्मा, गर्मी, जब गर्म हवा निकलता है उसको कहते हैं उष्म व्यंजन। अब कौन कौन सा होता है वो देखिए, तालम स, तालम स बोलिएगा, तालम स बोलिएगा, कुदन स बोलिएगा, दन स बोलिएगा, ह बोलिएगा। ये गर्मी मुंह से बाहर निकलता है, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं उष्म व्यंजन। इसकी संख्या जो है, इसकी भी संख्या कितना है? 4 है। अब हम लोग थोड़ा सा बेहतरीन तरीका से जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि किस वर्ण का उच्चारण जो है किस स्थान से होता है, ठीक है। इसको समझते हैं और इस टॉपिक का अंत करते हैं। उच्चारण के स्थान के आधार पर प्रकार, उच्चारण के स्थान के आधार पर इस डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, जो क का उच्चारण स्थान का क्या है, ख का उच्चारण स्थान क्या है। यहाँ पे आपको फिगर भी दे दिए हैं, उम्मीद है कि आप लोग को फिगर दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। कंठ्य व्यंजन, कंठ्य व्यंजन मतलब कंठ से जो जो आवाज निकलता है, कंठ के माध्यम से जो वर्ण का उच्चारण हम करते हैं वो आपका है कवर्ग, टोटल कवर्ग। कवर्ग का उच्चारण जो है कंठ से करते हैं, ठीक है, कंठ से कवर्ग का उच्चारण करते हैं। इसके अलावे अ जो है इसका भी उच्चारण करते हैं कंठ से, आ जो है इसका भी उच्चारण कंठ से करते हैं, ठीक है। उसके बाद ह जो है इसका भी उच्चारण जो है हम कंठ से करते हैं। ये बात को याद रखिएगा, आपको डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे देगा कि ह का उच्चारण स्थान क्या है, ह का उच्चारण स्थान क्या है, या आ का उच्चारण स्थान क्या है, वो कंठ है। कंठ का मतलब होता है कंठ, कंठ से उच्चारित होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद तालव्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन या तालु व्यंजन, तालु, तालु से किस, तालु से कौन कौन सा व्यंजन वर्ण जो है उच्चारित होता है, जैसे च छ ज झ, च छ ज झ, ठीक है। यहाँ क्या है? तालव्य। तालव्य कहाँ है? तालव्य, तालव्य में चवर्ग आ जाता है, चवर्ग, च वर्ग में जो भी आया, ठीक है, वो तालु से उच्चारित होता है। कहां से? तालु से। जीभ जो है तालु में टकराएगा, ठीक है। तो च छ ज झ इ पूरा हो गया, उस च छ ज झ इ। उसके बाद तालम स और य, तालम स और य,
ये भी जो होता है तालु से ही टकरा कर तालु के माध्यम से ही इसका भी उच्चारण होता है, याद रखिएगा। तालव्य वाला कहाँ है, उसके अलावे छोटी ई जिसको हर्षही बोलते हैं और बड़ी ई, इसका भी उच्चारण जो होता है आपका तालु से ही होता है, ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है। तालु जो होता है ये ऊपर साइड होता है तालु, ठीक। उसके बाद मूर्धन्य व्यंजन जो होता है उसमें आपका टवर आ जाता है, ट ठ ड ढ न अंग, उसके बाद ढ र दंत स, ठीक है, षटकोण वाला स, ये भी आ जाता है, ठीक है। कहां से, मूर्धन्य से। मूर्धन्य कहाँ है, मूर्धन्य यहाँ है, इसके अंदर क्या क्या आता है, टवर आ जाता है, उसके बाद अंग ढ र तालम स आ जाता है, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक इसमें याद रखिएगा री भी आ जाता है, ऋषि वाला री जो है ये भी आ जाता है मूर्धन्य में ही। क्लियर है बात, इसको कम से कम आप लोग याद कर ही लीजिएगा आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है। और बहुत सारा आगे भी कंपटीशन का एग्जाम जो होगा उसमें भी आप लोग को पूछा जाएगा। 10th और 12th ये दोनों के लिए तो ये तो एकदम रामबाण संजीवनी है, इससे तो पूछा जाएगा ही क्वेश्चन, क्लियर है। लेकिन आगे भी आप लोग को ये काम देगा, इसलिए इसको जो है आराम से याद कर लीजिएगा, इसको भूलिएगा मत। इसके बाद है आपका दंत व्यंजन। क्या है, दंत व्यंजन। दंत व्यंजन में प थ द ध न आता है, ल आता है, उदन स आता है, ठीक है, उदन स आता है, त थ द ध न ल उदन स आता है। कहां से, दंत से, दांत के माध्यम से जो है ये सब चीज का हम उच्चारण करते हैं, दांत के माध्यम से। जीभ जो है दांत में टकराएगा, आप खुद प्रयास कीजिए, अगर बिना जीभ को दांत में टकराए बिना तो बोल करके दिखाइए, ठीक है। जीभ दांत में नहीं टकराना चाहिए और तो बोलिए, आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि दंत से जो है तो मतलब तवर्ग को बोला जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ दंत है, तवर्ग को बोला जाता है, लो और सो को बोला जाता है। क्लियर है बात। उसके बाद हम लोग देखते हैं ओष्ठ। ओष्ठ मतलब होंठ होता है, होंठ, लिप, ठीक है। तो लिप से क्या क्या बोला जाता है, पवर्ग बोला जाता है। ओठ से जो है, होठ से जो है पवर्ग बोला जाता है। और उसके अलावे, सॉरी यहाँ तो ये गैप हो गया है, उसके अलावे आप लोग को लिख देते, पवर्ग पूरा हो गया, पूरा पवर्ग लिखा जाता है। उसके बाद हर्षहु, बड़ा छोटी ऊ और बड़ी ऊ, ये भी लिखा जाता है आपका, मतलब उच्चारित किया जाता है किसके माध्यम से, ओठ के माध्यम से, होठ के माध्यम से, लिप के माध्यम से। तो ये चीज को आप लोग याद कर लीजिए, 1 2 3 4 5 जगह से उच्चारण होता है। पहला आपका हो गया कंठ, कंठ से उच्चारण होता है, कंठ के माध्यम से उच्चारण होता है, जो होता है कवर, उसके अलावे अ आ ह, ये तीनों याद रख लीजिएगा। उसके बाद तालव्य, तालु मतलब ऊपर वाला तलवा जो है, मतलब तालु जो है, ठीक है, तालव्य, तालु से जो होता है उच्चारित होता है चवर्ग, चवर्ग के अलावा जो होता है तालम स, यो, हर्षही, दीर्घई, ये होता है। उसके बाद होता है मूर्धन्य, मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धा से जो होता है, ठीक है, मूर्धा से इसका उच्चारण होता है ट, ठ, ड, मूर्धा मतलब नीचे वाला भाग, जीभ के नीचे वाला भाग, उससे इसका उच्चारण होता है। ये टवर्ग हो गया। उसके अलावे अ, ढ, र, दंत स, ठीक है, षटकोण वाला स। और उसके बाद एक याद रखिएगा री, अलग से याद रखिएगा री, इसका उच्चारण जो होता है मूर्धन्य से, मूर्धा से होता है, ठीक है। उसके बाद दांत से जिसका उच्चारण होता है वो होता है तो वर्ग, तो वर्ग का मतलब तो द ध न पूरा, ठीक है। उसके बाद जो है लो तालम उदन स, इसका उच्चारण जो होता है, स्व का उच्चारण होता है दंत से होता है। उसके बाद ओठ, होठ से जिसका उच्चारण होता है प फ ब पवर्ग, पवर्ग मतलब प फ ब भ म, ये तो होबे करता है। उसके बाद हर्षही, हर्षहु और दुर्गहु, यह बड़ी ऊ, छोटी, सॉरी छोटी ऊ, बड़ी ऊ, इसका भी उच्चारण जो होता है आपका ओठ से ही होता है। तो यही था आपका टोटल वर्ण विकार, सॉरी वर्ण विचार, ठीक है, ये आपका था वर्ण विचार। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा वर्ण विचार। आगे क्या टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है हमारा, ये बाहुबली टॉपिक है, शब्द विचार। व्याकरण का 85% जो है इसी में आता है, किसके अंदर,
शब्द विचार के अंदर है। और आप लोग जो है अगला क्लास जो हम लोग करेंगे उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए और कंटिन्यूअस जो है क्लास को ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि शब्द विचार जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वर्ण विचार हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 अध्याय हम लोग का खत्म हो चुका है। अब जो अध्याय चालू होगा वो होगा शब्द विचार चालू होगा, और शब्द के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद जो है धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, और वीडियो को देखने के बाद जो है लाइक जरूर करें। लाइक अगर आप लोग करते हैं तो हम लोग मोटिवेट रहेंगे, ताकि और आप लोग के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और ज्यादा वीडियो हम आप लोगों के लिए लाए। अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो, अगर हेल्पफुल नहीं है तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाने आए हैं और कुछ नहीं है, बस पढ़ाना है, शौक है पढ़ाने का। ठीक है, वो देखते हैं ना शौक है बदमाशी का, तो यहाँ शौक है पढ़ाने का, बस पढ़ाने के लिए आए हैं और कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।